वर्क एनर्जी पावर के अंदर ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है, छोटा सा है, आज खत्म हो जाएगा। डिफाइन पावर एज वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड डिराइव पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आपने जो पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, वो आपने देखे एनर्जी पर यूनिट टाइम सुना होगा। फिर हमने देखे कि वर्क डन भी तो एक एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम भी हो सकता है। आज हमने प्रूव करना है कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है। सोचें जरा कैसे आया होगा, ये डिराइव हुआ होगा, वो भी इससे। हम्म। पावर इज इक्वल टू वेट ओवर ये वेट है, टाइम है। जी। वर्क डन है। सॉरी, वर्क। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी। तो मैं वर्क डन ओवर टाइम को एफ डी ओवर टाइम लिख दूं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम क्या कहते हैं, वो होता है वेलोसिटी। नहीं, सॉरी, स्पीड। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, तो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? एनर्जी ओवर टाइम, अब वो एनर्जी वर्क डन भी हो सकती है, वर्क डन ओवर टाइम, और अब आपने एक नया पढ़ा है इस क्लास में, वो है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का क्या यूनिट होता है? जो वॉट। वर्क डन का? जूल। ठीक है, एनर्जी भी जूल, और टाइम वुड बी इन सेकेंड्स। So the unit for power is the watt, and 1 watt is defined as the power when 1 joule of work done is done per second. तो हम इसको 1 joule of work done per second derive करते हैं। So deriving power as the product of force and velocity. Suppose करें एक constant force है F which displaces an object. Now moving at a constant velocity by a distance s over time, वो सब एक लाइन में होने चाहिए। कि आपने एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई है और वो एक वेलोसिटी से मूव किए जा रहा है। इसका क्या मतलब है? कि उस चीज में पावर है, बिकॉज पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एक गाड़ी का इंजन जब आपके पास फोर्स लगाता है, उस गाड़ी की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। जो ड्राइविंग फोर्स लगेगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी, और गाड़ी की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, मतलब कि गाड़ी की अपनी पावर भी है, बिकॉज दोनों हमेशा सेम लाइन में होने चाहिए हैं। If force F or the velocity are not constant, then the average power is given by total work done over the total time taken, और इंस्टेंटेनियस पावर एफ वी। तो कोई भी फॉर्मूला आपको डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है वो किस चीज में गिवन है, डिपेंड्स ऑन द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। और फिर आप ये सवाल इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है। A car moves along a horizontal road at a constant velocity of 15 meter per second. If the total resistive force experienced by the car is 5000 Newton, calculate the power output of the car's engine. तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। पहली बात तो आप इस चीज को देखो कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मतलब कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, जब भी कोई चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, मतलब कि जो ओवरऑल नेट फोर्सेस होंगी उनका सम क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है इस वक्त ऑब्जेक्ट। तो एक बात तो मुझे पता है, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग राइट नाउ इज 5000, और वेलोसिटी क्या है 15। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 एफ वी करेंगे तो आपके पास पावर आ गई है विच इज 75,000 वाट। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, अ ट्रॉली ऑफ मास 7 kg इज इनिशियली एट रेस्ट एट t 0 seconds. A cyborg pushes this trolley with a constant force of 95 Newton along a horizontal floor. The frictional force acting on the trolley is 11 Newton. अब आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लाएं जरा। अभी हाँ जी, है साथ कुछ? देखता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या सॉल्व करना है? एक ही सवाल है, डाटा आपको गिवन है। क्या क्या डाटा है? मैथ है, ठीक है। आपके पास एक फोर्स है कांस्टेंट फोर्स, फिर एक फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको अपोज कर रही है वो F2 है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं, और ये हो क्या रहा है?
एक साइबॉर्ग है, वो एक ट्रॉली को पुश कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स लग रही है विच इज F1। इसके अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है F2। ठीक है जी, ट्रॉली का मास क्या है? 7 kg। अब आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 सारे सॉल्व करने, सिर्फ इस डाटा से कर लोगे। फॉर्मूले आपको सब आते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। सही है। जी। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे इस सवाल के अंदर, उनको यूज करके आपने ये सब आंसर मुझे देने हैं। फिर हम चेक करेंगे। F = ma यूज होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा एक्सेलरेशन = v - u/t यूज होगा। फिर आपके पास सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगी। आपकी पावर = एनर्जी ओवर टाइम यूज होगा। और क्या यूज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv², वो भी यूज होगा। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या पड़ा है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, वो भी यूज होगा। और बस, ये आपके पास 5 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं जी फॉर्मूलाज? फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, 4 और 5, इनको यूज करके आपने ये सारे पार्ट सॉल्व करने। और इक्वेशंस ऑफ मोशन भी अगर कोई लग रही हो तो उनको भी देख लेना। समझ आ गई? मैथ्स गिवन है। आप पढ़ें, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है ये 8 पार्ट सॉल्व करने के। कोई चीज पूछनी है हम एंड पे चेक करेंगे, अगले स्लाइड पे सब आंसर लिख के आराम से ट्राई करें। होने चाहिए क्वेश्चंस, नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। लेकिन एक एक पार्ट करके आपसे पूछ सकता हूँ। नहीं, सारा एक पर साथ। आंसर वो वेरीफाई कर दीजिएगा प्लीज। हम्म। अच्छा चले पहले पूछ। का बता। 13.57 है। कैसे किए? सर क्या कहते हैं, F = m में A = F/m। एफ क्या है? F 7 kg। माशाल्लाह, F7 है। F7 मैथ्स है, एफ नहीं है, फोर्स। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, F वही ना, F 95 है। और क्या कहते हैं, M 95 7 नहीं है। है। अपोजिट फोर्स भी तो लग रही है एक, रिजल्टेंट निकाले ना। अगर यहाँ 95 है तो ऑपोजिट फोर्स क्या लग रही है? 11। ठीक है। तो 11 माइनस करें 95 में से, फिर डिवाइडेड बाय मैथ करें, क्या आंसर आता है? 12 आ गया, मैंने सिर्फ 95 से लिया था। नहीं नहीं, एफ नेट हमेशा नेट फोर्स होती है न्यूटन सेकंड लॉ में। अगर नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस हो तो सिर्फ 95 लें, एयर रेजिस्टेंस भी है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, तो आपने माइनस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते ठीक जाए। है। At the speed of the trolley, t is equal to 4 second। फॉर्मूलाज आपने तो t is equal to v minus एक्सीलरेशन, स्पीड एक्सीलरेशन ही है ना। नहीं, स्पीड कैसे फाइंड आउट होगी सर। देख ले, रेस्ट से शुरू हो रही है ना, तो जी। यू नहीं होगा। यू छोड़ दो। ए आपके पास है, अभी तो निकाली थी ऊपर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हम्म। स्पीड। तो ये a इज इक्वल टू v ओवर t करना है। जी। तो वो तो एक्सीलरेशन आ रही है ना हमारे पास। देखिए नीचे ये कैसे हुआ है। v इज इक्वल टू u प्लस a t। u है ही नहीं। यू जीरो है ना, मैं वही तो a कह t रहा इज हूँ। इक्वल। रेस्ट से शुरू हो जी रही है ठीक है। ना। हाँ जी, तो क्या मुश्किल रहेगी? तीसरा क्या है, एक सेकंड देखना।
The kinetic energy of the trolley at T is equal to 4. K is equal to 1 over 2 mv square. हम्म, बिल्कुल। 2 m है हमारे पास 7 और v 48 स्क्वायर 48 का स्क्वायर हाँ जी। 48 48 multiply 48 2305 multiply 7 2 mv² है, ठीक है, याद रखिए। जी। हम्म। आंसर काफी बड़ा आ रहा है क्या? 8064। तो ठीक है। सही आ गया सही आ गया। आगे पार्ट 4 क्वेश्चन ट्राई करोगे, हो जाएंगे, ठीक है। The distance traveled during the first 4 seconds. हम्म। Distance traveled during first 4 seconds. Distance speed into time होता है ना सर। सोचे, आपको एक्सेलरेशन भी एक कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन ट्राई करना है। नहीं तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास टाइम भी है स्पीड भी है तो क्या कहते हैं 48 मल्टीप्लाई 4 कर लूं अगर। देखिए वो कब लगता है, ठीक है ना, 48 × 4 कैसे हो सकता है? वो आपको तब होता है जब आपको कोई टोटल डिस्टेंस दिया हो कि बस इतना ही ट्रैवल हो। अभी डिस्टेंस पूरा ट्रैवल हो रहा है, आपने एक पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है, एक एरिया है, ठीक है ना, एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक टाइम पे निकालना है। तो वो उस तरह ही निकलता है। वो तो पूरा अभी पूरा डिस्टेंस, वो आपसे सिर्फ पूछा है कि पहले 4 सेकंड में कितना निकला आपके पास, समझ आई? तो जरूर पहले हमेशा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया करें। देखें यहाँ पे। जी लगे समझ। Yep. क्योंकि एक्सेशन न्यूट्री जो है ना, ऐसा नहीं कि उसने बस इतना ही सही कवर किया डिस्टेंस। हाँ जी। 16 96 है। हाँ जी। ठीक है नेक्स्ट। क्या इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द ट्रॉली बाय साइबोर्ग एट टी इज हम्म। इक्वल टू 4। हम्म। यहाँ पे पावर फाइंड आउट करनी है। हाँ जी। इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, डिसिपेटेड हो, लॉस ऑफ पावर हो, गेन ऑफ पावर हो, पता फॉर्मूला एक ही होता है जो पावर के हैं। एमी कंफ्यूज होने पी की इज हो। इक्वल टू एफ बी। देखें कौन सा लगता है, सोचो। पी इज इक्वल टू एफ बी लगेगा हमारे पास वी भी है और एफ भी है। करके देखें। एफ है हमारे पास 84 मल्टीप्लाई वी है 48 4032। सर यहाँ पे इसने 95 क्यों ली हुई है। आपने कौन सी फोर्स ली है? सर मैंने क्या कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स ले ली। देखो उन्होंने कहा है टू द ट्रॉली, टू द ट्रॉली सिर्फ 95 पड़ी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, एक आगे आती है ना, पावर डिसिपेट बाय द फ्रिक्शन, तो बाय द फ्रिक्शन में आप कौन सी लोगे? 11। तो फर्क है थोड़ा सा, ये ट्रिक है, समझ आई? टू द ट्रॉली
बाय द फ्रिक्शन। ठीक है। पावर जब डिसिपेटेड आ जाए ना, सप्लाइड तो आप निकाल सकते हो, जब डिसिपेटेड आ जाए तो वो वर्क डन ओवर टाइम से होगा, क्योंकि आपने कोई एनर्जी लगाई है। तो वर्क डन इनटू टाइम कैसे होगा? 11 जो आपका डिस्टेंस था, यानी 11 जो आपकी फोर्स है, ये पावर डिसिपेट हुई है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एफ इंटू डी ओवर 4 करके आपके पास ये डिसिपेटेड टोटल आएगी। ज्यादातर अगर आपको कहीं पे दिया हो ना, इंस्टेंटेनियस लिख लें। अगर इंस्टेंटेनियस कहीं पे निकालनी हो तो वो आप निकाल सकते हो पावर इक्वल टू एफ ई। लेकिन अगर आपने लाइक ओवरऑल निकालनी है, या फिर आप कह सकते हो टोटल डिसिपेट कितनी हुई है, क्योंकि डिसिपेशन के अंदर आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है, वहां पे आपने कौन सा यूज करना है? वर्क डन ओवर टाइम या फिर एनर्जी ओवर टाइम। समझ आई? अब जी सर। आगे भी हो जाएंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। रिलेशनशिप between the force and the potential energy in a uniform field. Now, in a uniform field, a body experiences the same force F at all points. If this force F moves the body along a distance delta x in its direction, then the work done W by this force is W into F into delta x. However, by conservation of energy, this work must be compensated by a decrease in potential energy, which is minus delta U. इंटरनल एनर्जी हमने क्या कहा था? टोटल एनर्जी जो कि सिस्टम में एक है। अब हम क्या करेंगे? वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है। नाउ इफ द फोर्स एफ मूव्स द बॉडी लॉन्ग द डिस्टेंस, देन वर्क डन वुड बी एफ इंटू एक्स। ये हमें पता है, लेकिन कंजर्वेशन एनर्जी क्या है कि वो वर्क डन कहीं कंपनसेट भी तो हो रहा है ना। कंपनसेट कहाँ हो रहा है कि आप अभी बस खड़े थे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बस पड़ा हुआ था, उसके अंदर आपके पास थी एक इंटरनल एनर्जी, थी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी। मैंने क्या किया? उसके ऊपर वर्क डन किया, मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, और वो फोर्स लगाने से एक डिस्टेंस चल पड़ा। जब वो चल पड़ा, कोई भी चीज जब चल पड़ती है तो उसके अंदर एक और आ जाती है, मतलब कि वर्क डन। उसका जो सारा इंटरनल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन के अंदर। तो आपने क्या करना है? नाउ द फॉर्मूला वुड बी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, लेकिन इसमें से यू हैव टू कंपनसेट दिस यू। ठीक है। तो आपके पास अब एक नया फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स। कैसे? u is the internal energy into the distance and x into d। ये आपके पास would be the new formula। तो du over dx आपके पास तब फॉर्मूला लगेगा, बहुत रेयर होता है ये वाला सवाल, लाइक बहुत कोई मुश्किल माना जाता है वर्क एनर्जी पावर का। ये होगा फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी एनर्जी लगी। सो डी ओवर डी एक्स इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास पर चार्ज विद द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फोर्स एंड लाइक दिस। समझ आई? यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें, अ मास एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 24 न्यूटन इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, कैलकुलेट इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो इतना डिस्टेंस मूव करे तो -24 × 5। सिंपल दिया हुआ है आपको, सही है। अब वो कहते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो ये तो -24 ही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट आ रहा है तो डिस्टेंस को भी यू हैव टू माइनस। तो यहाँ पे +120 लगेगी, क्योंकि आपकी यहाँ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज ऑपोजिट आपकी तरफ आ रही है, आपको क्या ज्यादा यू हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स एज वेल। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं पार्ट सी क्या है? इन अ डायरेक्शन perpendicular टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे बताएं, क्या वर्क डन होगा कि अगर आप फोर्स ऐसे लगाओ, लेकिन अगर डिस्टेंस और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, क्या वर्क डन होगा? तो यहाँ पे आंसर सिंपल आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर आ जाए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। गॉट इट? और आपका चैप्टर खत्म। एक चीज दिखाता हूँ, फिर बेशक यू